हम बात करते जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, तो जादवी साहब से थोड़ा सा आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? हम ये जो बात अभी कर रहे थे कि वी आर इन एग्रेरियन इकोनॉमी, हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन सर हमारी ज़राअत का जो हाल है और ज़राई शोबे में ग्रोथ का जो हाल है वो मेरे ख्याल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है पहले भी। अब इस क्लैमिटी के बाद आपको नहीं लगता कि ये शोबा और भी बुरी तरह से हिट होगा? ना सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा बल्कि किल्लत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब का इसके ऊपर एक और ओपिनियन है, आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि आप जरा सब्जी मंडी चली जाएं, जहाँ रोज का जो आप सब्जियां मंगवाते होंगे अपने घर के लिए, उनकी कीमतों का अंदाजा कर। सारी सब्जियां तबाह हो चुकी हैं जो भी उगाई जाती थी के माहौल में, और आपको शहरों में सब्जियों की कीमत दुगनी तिगनी होती नजर आती है, और बिल्कुल नजर आता है कि महंगाई पैदा हो गई है। असल चीज है बड़ी फसलों की, जो बड़ी क्रॉप से हमारी गंदम की है, वो तो अभी इस वक्त काश्त नहीं हुई थी, लेकिन चावल काश्त हो चुका है और सारी सूरत हाल है, और फसल खासी हद तक तबाह हुई है। गंदम का क्राइसिस आपके यहाँ पैदा होगा, चावल का पैदा होने का मतलब है कि आपका फार्म एक्सचेंज पर पड़ेगा, और गन्ने की फसल भी तबाह हुई है, तो उसके नतीजे के तौर पर हो सकता है कि चीनी का बहरान जो पहले ही पड़ा हुआ है वो बढ़ जाए। ये सारी चीजें मौजूद हैं, और हम कहते हैं कि हम उनको मदद कर देंगे, 20 लाख हजार उनको दे देंगे, 1 लाख उनको दे देंगे, 2 लाख उनको दे देंगे, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होती। काश्तकारों को आप अगर फायदा पहुंचा देंगे तो आपने नहीं पहुंचाया, पहले ही बहुत उन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, गंदम की कीमत खत्म करके, और उनके लिए बड़ी मसाइल पैदा किए हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका हमें अंदाजा लगाना चाहिए, और यकीनन ये बात होगी कोई फूड सिक्योरिटी का मसला चाहे पैदा ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर तमाम फसलों के लिए, चावल भी, गन्ना भी, मकई भी और गंदम भी, ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले दिनों के लिए अंदाजा होगा कि हमारी पूरी इस सनत पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर भी, और कितने असरात इसके मतलब हो रहे हैं, और कितनी इफेक्ट है हमारी हुकूमतें सर इसको हैंडल करने के लिए, अगर खुदा न खास्ता यही इफेक्ट आता है जो हम इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं? ये हमारी हुकूमतें हैंडल करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर रही, सीधी बात ये है, और उनका जो प्लानिंग डिवीजन है वो ये सोच रहा है कि जिनके नुकसान हुए हैं उनको कैसे कंपनसेट किया जाए, और बिलावल भुट्टो कहते हैं जी बेनजीर फंड से पैसे दे दिए जाए, जैसे बेनजीर ने अपने जाती जेब से फंड बनाया हुआ है, तो वफाकी हुकूमत के पास इसके सिवा है क्या मदद देने के लिए? ये फंड है, और फंड पाकिस्तान के ये जो हमारा डेवलपमेंट बजट है उसके बराबर का फंड है, और इसी में से मदद देंगे, और आपके पास फंड नहीं है। इस तरह की सियासी किस्म की बातें, पॉइंट स्कोरिंग की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को उनकी मदद तो करना पड़ेगी, लेकिन ये प्लानिंग भी करना पड़ेगी कि कंपनसेट कैसे किया जाए, कैसे किया जाए डैमेज हो चुका है फसलों को, और फसलों को बेहतर करने के लिए, और माजी के मुस्तकबिल के लिए क्या इंतजाम किए जाए। ये जो बात अभी आपने जी सर, आप जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की शिकायत की जो आप बात करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला सियासी वो सामने मेरे मुंह में आ गया, अभी रूडा का मैंने नाम ही लिया था, उन्होंने नाम भी ले दिया, लेकिन सारे काम देखें ना, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि 3 नाले बह गए और उसके साथ हमारी सियासत भी बह गई, बिल्कुल ये सब नाले बहे वहां। सियालकोट जैसे शहर में अगर ये नाले बह जाएं और वो भी साफ न किए जाएं और उस पर काम न किया जाए, वो आपने कार्ड बहुत चलिए मैं आपकी जाने दोबारा आती हूँ सर, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की तो बेबसी के ऊपर बस वही बात है, कुर्बानी जाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कितने सीनियर सियासतदान, डिफेंस मिनिस्टर, और फिर जो वो बेबसी का मुजाहिरा या इजहार कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गलत सड़कें बनाई, पता नहीं क्या किया, मैं मना करता रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारी सारी पॉलिटिक्स को, मुल्की को सम अप करता है। हमारे साहब ये जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी, बिलावल साहब ने एक और भी बात सामने रखी और प्रोटेस्ट करी है पीपल्स पार्टी, खबरें आ रही हैं सर कि एक मिनी बजट लेके आने की तैयारी है, 51 अरब के नए टैक्सेस जो है वो लगाने की हुकूमत तैयारी करी है। पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि हम एक नेचुरल क्लैमिटी हिट मुल्क हैं, हमें दुनिया से अपील करनी चाहिए डोनेशन के लिए। ये क्या तरीका कार है कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे और टैक्स निकलवाएं? नेचुरल क्लैमिटी पे आप दुनिया से अपील कैसे करेंगे? डोनेशन की बात नहीं, डोनेशन कैसे मांगेंगे? 2022 आपकी कारकर्दगी क्या है? आपने क्या क्लाइमेट के हवाले से कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे? वो पूछेंगे ना कि आपने क्या किया, आपने सारे जंगल उखाड़ दिए, सारी लकड़ियां काट दी, क्लाउड बस के लिए, सैलाबों के लिए रास्ता हमवार कर दिया, ये दिखाएंगे?
सोनामी बिलियन ट्री अरबों का मंसूबा था, ये दिखाएंगे कि एक दरख्त भी दिखाई नहीं देता, वो पैसे हड़प कर लिए गए। देखिए, जब आप आलमी इदारों के पास जाते हैं ना, तो वो आपसे कारकर्दगी मांगते हैं। पहले ये पूछेंगे कि हाँ भाई, आप क्लाइमेट के हवाले से आपने किया है, हमने किया है। 2022 का ट्रैक यानी जो अभी सजाद मीर साहब बात कर रहे थे रूडा की जी, जब ये रूडा का मैं थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहा था, जब इसका मास्टर प्लान आया था, इसमें 3 चेक डैम्स भी थे कि जब वो फ्लड आएगा तो उसमें से पानी अलग करके उसको स्टोर किया जाएगा, वो फिर इरिगेशन के लिए और दूसरे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम वो नेमत हो सकती है उसको बना देते हैं। किधर है वो चेक डैम? तो ये हुआ कि प्रोटेक्शन वाल भी नहीं बनी, ये हुआ कि इंक्रोचमेंट हो गई और दरिया के अंदर हाउसिंग स्कीमों को लेके गए। तो फिर भाई आप किस लिए बैठे हैं? रूडा का जो चेयरमैन है या डीजी है, जो भी है, फिर आपको किस लिए लाया गया था? आप कहते हैं कि मुझे बाहर से बुलाया गया, किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया गया था। इससे तो अच्छा था कि एक आम इंजीनियर को बिठा देते, कम से कम कारकर्दगी तो दिखाते। तो देखिए, जब आपकी ये कारकर्दगी हो सारी, तो फिर आलमी। अच्छा सर, एक तरफ कारकर्दगी, दूसरी तरफ ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स कैसे हैं हमारी हुकूमत के? बड़े मियाँ साहब जो हमें बताया जाता है कि सब कुछ सुपरवाइज करते हैं, वो जब भी कोई ऐसा मसला होता है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वो बरतानिया चले गए। छोटे मियाँ साहब कतर, मेरे ख्याल है इसहाक डार साहब भी जाते तो बहुत काफी था। वो तो वैसे भी ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल का डिबेटिंग क्लब है जहाँ पे सारे ममालिक के लोगों ने डिबेट किए, तो इसहाक डार साहब भी कर लेते। लीडरशिप मौजूद ही नहीं है, मुल्क का ये हाल हो। सभी खानदानों को ये हाल है जी जी। हमारी जो जापान गई थी चीफ मिनिस्टर, वो भी खानदान को लेके गई थी। जी जी, जापान का दौरा। चीन खानदान को लेके गए हैं, तीसरा बेचारा जेल में, लेकिन वरना वो भी लेके चले जाता। ऐसा ही है, एक मिनट मुकम्मल कर लूं। देखिए ये पहले से एक शौक है इनको। ये जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जंग के दौरान चले गए थे। हालांकि डिप्लोमेटिकली इस तरह नहीं करना चाहिए था। और फिर वो जो खुशामदी सहाफी उस जमाने के थे, वो लिखते थे कि भाई मिसाइलों के दरमियान मियाँ साहब का जहाज आ गया था, ये हो गया। बहरहाल अब कतर पे हमला हुआ, तो भाई डिप्लोमेटिकली आप कम्युनिकेट करें ना, जाने की जरूरत क्या है। और इस मौके पे आप देखें कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है। सलामती कौंसिल में करारदाद आ रही है, 15 ममालिक उस हवाले से बरतानिया और फ्रांस करारदाद लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, सोमालिया, अलजायर की दरखास्त पर। तो आप इस पे फोकस करें ना, तो कतर जाके तस्वीरें उतरवाना कौन सी डिप्लोमेसी है? बहरहाल फिर मैं वो रिपीट करती हूँ, अगर जरूरी भी था तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, डार साहब जाते काफी था। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर जाते ना, फॉरेन मिनिस्टर जाते, लेकिन बस वो भी थे ना सर, वो भी थे। आई थिंक और भी काफी थे वजीर। तो मैं सिर्फ ये पूछूं सर, बिफोर आई मूव ऑन, कि सारी यकजहती का सही तरीका है अपने लोगों से? सारी यकजहती तो आप कौमी सतह पे बात कर रही है या इंटरनेशनल सतह? कौमी सतह पे बिल्कुल होनी चाहिए। सियासी जमातों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने लोगों को रिलीफ दे दे। लेकिन अभी तक, यानी ये हुकूमत जब से आई है, मुआशी हवाले से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा, यशफीन इससे इनकार नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन इस वक्त ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, इस अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का क्या होगा अगर एक मिनी बजट आ जाता है और इतने बड़े उसका अमाउंट का पैमाने पे टैक्सेस दोबारा लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए? तो यानी जो लोग बह गए वो तो वैसे ही बर्बाद हो गए, जो नहीं बहे अब उनकी जेबों के ऊपर ये सारा जो है बम आके गिरेगा तो उनका भी कुछ नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे सब सही कह रहे हैं कि वो देखने में तो लग रहा है मैक्रो स्केल, बेसिकली ये बता रहे हैं कि मैक्रो स्केल पे इकॉनमी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम माइक्रो स्केल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जो पहले थोड़ी सी कम हुई थी अब वो बढ़ रही है। आपकी जो पॉवर्टी है वो 40+ हो चुकी हुई है, और फ्लड्स ने इसको तकरीबन 10 मिलियन और लोगों को बीच में पुश करेगा। तो ये अब कहाँ पे अभी एस्टिमेट्स होंगे पता चलेगा। फूड इनइक्वालिटी इटसेल्फ, और फिर उसके बाद जो मेन चैलेंज है कि जो वीट का, अब वीट की मैं बात करूं कि अभी गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट किया और ठीक है फार्मर ने इसको बर्दाश्त किया। अब वो गवर्नमेंट जो है उनके घरों को छापे लगा रही है और फिर वो जो उन्होंने स्टॉक किया है ताकि वो अच्छी प्राइस पे बेच सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन किया गया वो वेल इन्फॉर्म नहीं था, वो बर वक्त जो आपने बात की थी बर वक्त नहीं था, वो गलत फैसला था। क्योंकि अगर आपने डीरेगुलेशन की तरफ जाना है तो वो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ और पूरा लोगों को उसकी तैयारी करवाते, देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में कैसे हैं, फार्मर्स को कैसे डील करना है। और फिर क्रॉप इंश्योरेंस जो है, जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तो की हुई है लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं है, बड़े फार्मर्स को अवेलेबल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इन फ्लड्स के जरिए। कि अगर फर्ज करें
क्रॉप इंश्योरेंस का आइडिया क्या है कि एक खास थ्रेशोल्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इतने टेम्परेचर, इतने ड्राउट के ऊपर क्या कहते हैं, उससे ज्यादा ही ड्राउट होगा या टेम्परेचर या पानी की शॉर्टेज होगी तो फार्मर्स को इंश्योरेंस मिल जाएगी, प्रीमियम मिल जाएगा। उससे कम होगा तो वो फार्मर्स को नहीं होगा। इसी तरह रेनफॉल का है, इसी तरह वो जो फ्लड से डैमेज की बातें, तो ये एक मैकेनिज्म बना दें। वाई कि वो गवर्नमेंट जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि फार्मर्स को, और वो ज्यादातर का तो बार-बार क्राइसिस सर उठाता है, पर मैकेनिज्म बनाने पे शायद हमारा वो नहीं है। वैसे वो गरीब किसान तक नहीं पहुंचेंगे। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ।